गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पूर्व के वीडियो में हमने प्लेटो के संपत्ति का साम्यवाद की चर्चा करी थी। आज हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में संपत्ति के साम्यवाद के क्या उद्देश्य प्लेटो ने बताए हैं। प्लेटो का मानना था कि सार्वजनिक हित के लिए दार्शनिक राजा शासन करता है, अतः सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग पर सार्वजनिक हित के ही संदर्भ में कठोर नियंत्रण रखा जाना चाहिए। दूसरी बात आती है कि साम्यवाद के द्वारा अभिभावक वर्ग की कार्यकुशलता बनी रहती है, क्योंकि जब वो आर्थिक चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, परिवार की चिंता नहीं रहेगी, तो वह अपना सारा समय अपनी कार्यकुशलता व कार्यवृद्धि में लगाएंगे। तीसरा आता है इसमें कि फॉर द यूनिटी ऑफ द स्टेट, जब शासक वर्ग के पास निजी संपत्ति होती है तो शासक वर्ग में संपत्ति को लेकर आपसी प्रतियोगिता और ईर्ष्या होने लग जाती है। इससे राज्यों में एकता का भय उत्पन्न हो जाता है। किंतु जब साम्यवाद के द्वारा शासक वर्ग इस प्रकार का भय नहीं होता तो राज्य की एकता बनी रहती है और सामाजिक भ्रातृत्व की भावना भी बनी रहती है, क्योंकि किसी भी संपत्ति पर प्लेटो के अनुसार एक का अधिकार न होकर संपूर्ण समाज का अधिकार होता है और इसमें संपत्ति कम या अधिक कहीं भी नहीं हो पाती है। अगला आता है हमारे पास में कि प्लेटो के साम्यवाद की जो आलोचनाएं हैं वो सेबाइन ने, पार्कर ने, पोपर, अरस्तु द्वारा दी गई हैं। अरस्तु का मानना था कि जो ये प्लेटो की साम्यवाद है वो मानवीय प्रकृति की मूलभूत प्रवृत्तियों की अवहेलना करती है। प्रत्येक मानव में निजी संपत्ति प्राप्त करना स्वाभाविक प्रवृत्ति है, क्योंकि अगर उसे इस अधिकार से वंचित रखा जाता है तो यह उसकी प्रकृति के प्रतिकूल बात होगी। दूसरी बात आती है कि अरस्तु साम्यवाद को व्यक्ति के जीवन के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत मानता है और ये मानता है कि सामाजिक कल्याण में वृद्धि नहीं हो सकती है। दूसरी बात आती है कि अगर व्यक्ति का पर्सनल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा जीने का, तो वह, जहां प्लेटो ये मानता था कि बहुत अच्छा कार्य करेगा, ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ चीजों में हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ प्रतियोगिता रहती है और वह अपने सर्वोत्तम गुणों का विकास करता है, परंतु निजी संपत्ति के संदर्भ में ऐसा नहीं होता है। अगली बात आती है कि प्लेटो की यह योजना सभी को शामिल नहीं करती है, कुछ निश्चित वर्ग को ही इसमें शामिल करती है और इससे राज्य में एक विभाजन उत्पन्न हो जाता है, फूट, जिससे कि आपसी फूट, ईर्ष्या और कलह की संभावना प्रबल हो जाती है। अगला प्लेटो ने बताया कि जिस प्रकार से अभिभावक वर्ग के पास अगर किसी तरह की संपत्ति का संकट नहीं होगा तो वह सुखी रहेगा, लेकिन जब संपत्ति नहीं होती है तो वो वर्ग सुखी नहीं रह पाता है। इसलिए प्लेटो का जो राज्य है वो एक दुखपूर्ण राज्य कहलाएगा। दूसरे लोगों ने बताया कि जिसमें सेबाइन और ये उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति की व्यवस्था सद्गुणों के विकास में सहायक होती है, जैसे दान, दया, परोपकार, अतिशय आदि गुण। किंतु प्लेटो ने निजी संपत्ति के अवगुणों की ओर ध्यान न देकर संरक्षक वर्ग को इससे वंचित कर दिया, जो अनुचित है। सभी ने ये बताया कि मानव स्वभाव के प्रतिकूल है। तीसरी बात है कि व्यक्ति की प्रेरणा शक्ति, अगर उसका जीने का तरीका कि भाई कोई भी काम हम तब करते हैं ना जब उससे हमें कुछ पर्सनली भी लाभ होता है, प्रेरणा मिलती है, लेकिन ये प्लेटो ने जहाँ व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार की समाप्त करने की बात कही तो उससे आकर्षण खत्म हो जाता है, अमनोवैज्ञानिक है ये। दूसरी बात है कि पहले भी चर्चा करी गई है कि ये अर्ध साम्यवादी है, क्योंकि एक वर्ग विशेष के लिए ही है, सामान्यतः उत्पादक वर्ग के लिए इसको नहीं रखा गया है। मानव स्वतंत्रता की बलि चढ़ाई गई है, क्योंकि मानव को एक बैरक में रख करके और उनको एक, उससे क्या होता है कि एक अजीब सा माहौल उत्पन्न हो जाता है, किसी भी चीज को पर्सनली नहीं होता है। दूसरी बात है, प्लेटो कहता है कि इससे आध्यात्मिक रोगों को रोकने के लिए ये साधन कारगर होगा, बल्कि ऐसा नहीं है। फिर ये है कि तपस्यात्मक ये जानबूझकर माना गया है, जबकि ऐसा नहीं होता है।
क्योंकि इसमें तपस्या नहीं हो पाती है, व्यक्ति का मन भटकता रहता है। उस समय की जो प्लेटो में ने दास प्रथा का कहीं भी जिक्र नहीं किया, जो कि यूरोप में बहुत अधिक विद्यमान थी। और संपत्ति पर भी इस तरह से उन्होंने एक पक्षीय अपना निर्णय दिया, एक पक्षीय सिद्धांत दिया और बहुत सारे संपत्ति के गुणों की अनदेखी की। तो इस तरह से प्लेटो ने जो एथेंस की सामाजिक बुराइयों को करीब से देखकर उनके दोषों को दूर करने के लिए अपना सिद्धांत खड़ा किया, परंतु उनकी जो ये कुछ आलोचनाएं हैं वो तर्कपूर्ण है। फिर भी ये माना जा सकता है कि प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत उस वक्त की परिस्थितियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत अधिक सहायक था। आज फिर हम चर्चा करते हैं एक जो दूसरा साम्यवाद का पॉइंट है, वो है पत्नियों का साम्यवाद। प्लेटो अपनी पुस्तक में रिपब्लिक में संरक्षक वर्ग के लिए केवल निजी संपत्ति को ही विरोध नहीं करता, निषिद्ध नहीं करता, बैन नहीं करता, वह परिवार की संस्था को भी समाप्त कर पत्नियों की साम्यवादी योजना को प्रस्तुत करता है। ये जो साम्यवादी योजना है, ये एक आदर्श राज्य के निर्माण में पत्नियों के साम्यवाद को प्लेटो जरूरी बताता है। प्लेटो का मानना है कि जिससे व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रहेगी, व्यक्तिगत परिवार नहीं रहेगा, तो राजा का जो पूरा ध्यान है वो अपने राज्य की तरफ रहेगा। इस संबंध में उन्होंने कहा कि स्त्रियां भी घर की चार दीवारी से मुक्त होकर राज्य के शासन संबंधी कार्यों में भाग ले सकती हैं, क्योंकि उन्होंने स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं स्वीकार किया था और वे मानते थे कि कोई ऐसा कार्य नहीं है जो स्त्रियां नहीं कर सकती थी और स्त्रियां भी खुले तौर पर बैरक में रहेंगी। फिर है कि प्लेटो का मानना है कि जो व्यक्ति भ्रष्ट होता है वो परिवार और संपत्ति के उपार्जन में ही लगा रहता है, जिसके कारण वो अपनी राज्य पर ध्यान नहीं दे पाता है। तो उसका मानना था कि जो राज्य में कुरूप और अयोग्य संतानों पैदा हो जाती हैं, इनको रोकने के लिए उसने ये मानना कि श्रेष्ठ नागरिक का जन्म हो और इसके लिए जो स्त्री और पुरुष है वो अस्थायी विवाह द्वारा संतान उत्पत्ति कर सकते हैं। तो इस तरह से प्लेटो ने अपने ये माना था कि प्लेटो के साम्यवाद में पत्नी कि भाई नारियों को मुक्ति मिलेगी, अभिभावक वर्ग की क्षमता में वृद्धि होगी और जो अनर्गल जो संतानें उत्पन्न हो जाती हैं अब विवाह कर करके, तो वो सारी चीजें नहीं होंगी, नस्ल सुधार हो जाएगा और शासक मुख्य रूप से शुद्ध विवेक की रक्षा कर पाएंगे, राज्य में एकता स्थापित होगी, आपस में संघर्ष नहीं होगा और जो एक दूसरे में जैसे उनका जो बहुत इम्प्रैक्टिकल सी ये बात करते थे कि भाई वो खुले में रहेंगे, जब जिससे उनकी इच्छा होगी संतानोत्पत्ति कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें बिल्कुल अनप्रैक्टिकल थी, जिसका कोई व्यावहारिक गुण नहीं था, व्यावहारिक उपयोगिता नहीं थी। उनकी कुछ आलोचनाएं की जाती हैं, तो उसमें माना जाता है कि हर व्यक्ति परिवार के लिए जन्म लेता है और हम सभी जानते हैं कि परिवार राज्य की एक छोटी इकाई होती है, व्यक्ति, व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राज्य बनता है। तो इसको वापस से मतलब खत्म कर देना, तो वो कहाँ से राज्य का निर्माण होगा और व्यक्ति परिवार में रहकर ही सद्गुणी बनता है, सहयोग, अनुभूति, दया, परोपकार, अनुशासन जैसे गुणों को सीखता है। फिर आता है कि ये जो इन्होंने बताया कि पत्नी और परिवार के प्रति ये माना जाता है कि प्लेटो के विचार सही तथ्यों पर आधारित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्या होता है कि जो एक संतानोत्पत्ति उन्होंने एक मशीन की तरह मान लिया कि आप किसी के साथ भी किसी भी तरीके का संबंध बना सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्त्री और पुरुष का संबंध पशुव्रत नहीं हो सकता है, उनमें एक पवित्रता होती है और ये संबंध जीवन भर के लिए होता है। जो वस्तु वो कोई भी एक माना जाता है कि अगर खुले में कोई चीज छोड़ दी जाए तो उसका या तो सब हक जताने लग जाते हैं या कोई भी उसकी केयर नहीं कर पाता है। ठीक उसी तरह से कि स्त्रियों को अगर खुले में रख दिया जाएगा, बच्चों को, तो वो बल्कि
उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अपराध इससे बढ़ेंगे क्योंकि समाज में जो स्वाभाविक रूप से होने वाली समस्याएं हैं, इनको पारिवारिक ढंग से नहीं समझाया जाएगा तो वो अपराध बढ़ेंगे। और ये सही है कि ये पूरी तरह से अमनोवैज्ञानिक, अव्यावहारिक अवधारणा है और इसमें इसीलिए प्लेटो ने इसके समय से ये रिपब्लिक में ही अमान्य हो गई थी और जिसे आज तक लागू नहीं किया गया है। प्लेटो ने स्वयं जो अपना ग्रंथ था लॉज, उसमें अस्थायी विवाह की जगह स्थायी विवाह और निजी परिवार की व्यवस्था को मान्यता दी है। प्लेटो ने न्याय की स्थापना के लिए इस साधन के रूप में परिवार का साम्यवाद गलत बताया था और उसने माना था कि जो पक्षपात है, लोभ है, ये नैतिक रोग है और इनका इलाज भौतिक साधनों द्वारा नहीं किया जा सकता, लेकिन ये गलत है। और अपवित्र जो आप रिलेशंस मेंटेन करते हो तो वो भी सब गलत हैं। वही बात दासों के लिए जो उस समय प्रथा वहाँ पर बहुत अधिक विद्यमान थी, उसके बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की है। न्याय सिद्धांत के विरुद्ध है ये। तो इस तरह से स्त्री पुरुष में चाहे वो कितनी भी बराबरी कर ले, हम सभी जानते हैं कि उनमें कोई ना कोई अंतर अवश्य होता है। तो ये माना जा सकता है कि प्लेटो का जो सिद्धांत है ये नैतिकता, संस्कृति तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कभी भी मान्य नहीं हो सकता है। प्लेटो की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उसने महिलाओं और पुरुषों की समानता पर जोर दिया। उसने महिला उत्थान के लिए कार्य किए, परिवार की भूमिका को महत्वपूर्ण सिद्ध किया, जिसकी प्लेटो ने उपेक्षा की है। और साम्यवादी व्यवस्था का प्रयास प्लेटो का जो है वो नारी उत्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देन मानी जा सकती है। तो इस तरह से जो प्लेटो का महिलाओं के लिए जो साम्यवाद है वो बहुत अधिक कारगर नहीं सिद्ध हुआ, लेकिन कुछ चीज़ों में हम इसे थोड़ा सा रेलेवेंट महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की उपस्थिति के लिए मान सकते हैं। थैंक यू।